वो सिर्फ ट्रेनिंग नहीं देती, वो माइंडसेट बदलती है। 15 साल का अनुभव, 300 से ज्यादा कंपनियों के साथ काम किया है और एक ऐसी किताब जो लीडरशिप को सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, एक जर्नी बना देती है। मिलिए डॉक्टर शिल्पा से, एक एचआर स्ट्रेटेजिस्ट, एक कॉर्पोरेट ट्रेनर और आज हमारे पॉडकास्ट की खास गेस्ट। मार्केट में अभी बोल रहे हैं कि मेरे पास जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, तो उसका रीज़न क्या है? बेरोजगार वर्ग बहुत बड़ा बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं जो जॉब उनको चाहिए उस हिसाब की जॉब नहीं मिल रही है। जो अनुभव आपको बिजनेस के निटी ग्रिटी जो आप फील्ड के अंदर रह के समझोगे ना केयूर, एमबीए करने के बाद भी वो शायद से कॉल सेंटर में वर्क कर रहे हैं। अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर एक क्लॉज होता है कि आपको 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड उस व्यक्ति को सर्व करना है, और अगर वो 3 महीने का नोटिस पीरियड उसने नहीं सर्व किया तो जो सो मैम, यू फील रियल एस्टेट मार्केट आर वेरी अनऑर्गेनाइज्ड। कि जब इंक्रीमेंट की बात आती है, राइट, कि 20,000 से लेके 50,000 में जाने तक कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, लेकिन 50 से 1 लाख में जाने में बहुत डिफ़िकल्टी आती है। तो वो रीज़न क्या है? मार्केट में अभी बोल रहे हैं कि सब लोग बोल रहे होते हैं कि मेरे पास जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। जो लोग ग्रेजुएट होते हैं, जो लोग इंजीनियर होते हैं, कई सारी एमबीए करने के बाद भी उन लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। तो उसका रीज़न क्या है? अभी मार्केट लिटरली ऐसा है कि भाई कंपनी में जॉब की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, ऐसा कुछ। केयूर, मैं इसमें ये बताऊंगी कि देखिए, इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज़ तो है, जॉब्स भी है, लेकिन गैप जो है वो भी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि भाई आज बेरोज़गार वर्ग बहुत बड़ा बढ़ता जा रहा है। स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट हो रहे हैं उनको कहीं ना कहीं जो जॉब उनको चाहिए उस हिसाब की जॉब नहीं मिल रही है। हम इस चीज़ के ऊपर चर्चा करते हैं केयूर कि वो गैप है, और वो गैप क्यों है? क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम हमारा है और जो इंडस्ट्री में जो चीज़ चाहिए, स्किल्स जो चाहिए, उसके अंदर आज बहुत बड़ा गैप इंडिया में है। नाउ रीज़न क्या है कि भाई जो कॉलेजेस, जो यूनिवर्सिटीज़ में जो चीज़ पढ़ाई जाती है दैट इज़ एब्सोल्युटली टेक्निकल, जिससे यूनिवर्सिटीज़ को ऐसा लगता है कि भैया कैंपस इंटरव्यू में मेरा स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाना चाहिए। सपोज मेरे 200 स्टूडेंट्स अप्लाई करें तो उसमें एटलीस्ट 100 बच्चे को कैंपस ड्राइव के थ्रू रिक्रूट हो जाने चाहिए। बट क्या वो ये एनालिसिस करती हैं कैंपस रिक्रूटमेंट वाली ड्राइव की, जो कंपनीज आ रही है ड्राइव के लिए, वो चाहती क्या है? यही गैप है कि जिसकी वजह से जो कैंपस ड्राइव में भी बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट्स नहीं हो रहे हैं। मेजर जो मैं बताऊं कि जो रीज़न है ना, दैट इज़ गैप बिटवीन एजुकेशन जो उनको पढ़ाया जा रहा है और इंडस्ट्री को जो चीज़ चाहिए। ओके, तो इसको 1 बाय 1 समझते हैं कि लाइक कि जो भी फ्रेशर है, अभी कोई बंदा उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो जॉब ढूंढ रहा है, लाइक कि वो कॉमर्स का बंदा है, उसने एमबीए किया हुआ है, तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? कि हाँ, तो सबसे पहले ऐसा है कि भाई जैसे कोई कॉमर्स ग्रेजुएट है तो उसके पास कोई टेक्निकल स्किल्स किट तो नहीं हुए, तो अगर वो ऐसे एक्सपेक्ट करेगा कि मुझे बैंकिंग डोमेन में, फाइनेंस डोमेन में, फार्मा कंपनी में अगर मुझे सीधा ही ऑफिस वर्क मिल जाए, ये हमेशा जनरल टेंडेंसी, बिकॉज मैं एज अ कैंपस टू कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के लिए मैनी एलिटेड यूनिवर्सिटीज़ के साथ पैन इंडिया एसोसिएटेड हूँ, तो मेरा इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के साथ आए दिन होता रहता है। तो मैंने ये चीज़ देखा है, स्टूडेंट को जैसे ही उनका 4th ईयर कंप्लीट हुआ उनको एक डेस्क जॉब चाहिए। मैं ऐसा मानती हूँ कि सबसे पहले इस माइंडसेट से उस स्टूडेंट को बाहर आना पड़ेगा कि क्यों डेस्क जॉब ही आपको चाहिए। जो अनुभव आपको बिजनेस के निटी ग्रिटी जो आप फील्ड के अंदर रह के समझोगे ना केयूर, वो आपको कभी भी ऑफिस के 4 दीवारी नहीं समझा पाएगा। और एक दूसरा फैक्ट है कि आज के तारीख में इंडस्ट्री में आप देखो ना, तो सबसे ज़्यादा अगर किसी प्रोफेशनल की ज़रूरत हो तो वो सेल्स के प्रोफेशनल की है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, मार्केटिंग हो, आईटी हो या आईटी सर्विसेज हो। हर व्यक्ति को एक बिजनेस डेवलपमेंट या फिर सेल्स से रिलेटेड प्रोफाइल की आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं 200 से ज़्यादा कंपनीज़ के साथ एंड टू एंड एचआर के लिए काम करती हूँ पैन इंडिया। मेरे पास 40% ऑफ द पोजीशंस जो आती है ना केयूर, वो सेल्स या बिजनेस डेवलपमेंट की आती है अक्रॉस द इंडस्ट्री या कोई भी सेक्टर की आप बात कर लो। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, वो सेल्स से घबराते हैं।
उन्हें ऐसा लगता है कि हम थोड़ा बिजनेस को समझ ले, 2-3 साल हम डेस्क जॉब करके बिजनेस की निटी-ग्रिटी को समझ ले, उसके बाद में भी हम सेल्स के लिए जाएंगे। सो वो घबराहट से आज के स्टूडेंट को, ये जो जेन जी है ना, उन्हें उस घबराहट से बाहर आना पड़ेगा कि जो रियल मार्केट की नब्ज अगर आपको समझनी है तो आपको फील्ड पे ही रहना है। 1 साल आप रहिए और 1 साल के अनुभव के बाद अपने आप खाली रेज्यूम में वो 1 साल सेल्स एक्सपीरियंस को मेंशन करिए। फिर आप देखिए कि आपके जो कोई भी कैंपस इंटरव्यू में कहीं भी सिलेक्शन होने के आपके चांसेस 20-30% बढ़ जाते हैं। लाइक जो वो घबराते क्यों है, सबसे पहले वो बात कि सेल्स एज अ फील्ड में वो घबराते क्यों है? क्योंकि सेल्स तो कोई भी तरीके से अगर किसी को बंदे को भी कन्विंस करना है तो वो एक टाइप का सेल्स ही हुआ, जितनी मेरी समझ है। राइट, कि मुझे आपके साथ पॉडकास्ट करना है तो मुझे आपको कॉल करना पड़ेगा, वो एक सेल्स ही है, ऑफ कोर्स, राइट? तो वो लोग पहले उससे ही क्यों घबराते हैं? सो देखिए, सेल्स में है ना 90% जो होता है ना, वो तो जो व्यक्ति सेल्स के लिए अक्रॉस द टेबल बैठा है उसका कॉन्फिडेंस होता है, और सिर्फ 10% वो कॉन्फिडेंस जो उसको अपने प्रोडक्ट या सर्विस पे है उसको सामने वाले व्यक्ति जो टेबल के उस तरफ बैठा है उसको देना होता है। लेकिन ये जो 90% जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो कैसे आता है? आपको उसका प्रोडक्ट का नॉलेज क्या है, आपको इंडस्ट्री का नॉलेज क्या है। और जो हमारे फ्रेशर स्टूडेंट्स होते हैं कई, उनको ये नॉलेज नहीं है। उनको ये पता है कि वो अगर सेल्स के लिए कोई धुरंधर के सामने कोई बैठे हैं, कोई इंडस्ट्री एक्सपर्ट के सामने बैठे हैं, तो उनको अगर प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है तो वो फर्स्ट प्रोसेस ऑफ सेल्स की प्रोसेस में ही वो नेगेटिव हो जाते हैं। सो ये घबराहट उनके अंदर होता है। सो दैट इज़ द ओनली रीज़न सेल्स इज़ ऑलवेज अबाउट प्लानिंग। कोई भी अगर सेल्स का, चाहे वो प्रोडक्ट में सेल्स हो या चाहे सर्विसेज में सेल हो, अगर आपने अपनी सेल्स प्रोसेस को प्लान किया है, आप किससे मिलने जा रहे हैं, वो उस प्रोडक्ट का, उस बिजनेस का क्या है, आउटकम क्या है, वो सबको अगर आपने समझ के थोड़ा सा प्रिपेयर करके जा रहे हैं तो आपकी सेल्स क्लोजर होना बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। लेकिन हमारे स्टूडेंट्स वो घबराते हैं क्योंकि उन्हें तो कॉलेजेस में सिर्फ टेक्निकली पढ़ाया गया है, पीपल स्किल्स कैसे फंडा ही पढ़ाया गया कि 5 तरीके से सेल्स कर सकते हो, यस। पाइपलाइन पढ़ाई गई है। पहले लीड्स आती है, लीड जनरेशन होता है, लीड को नर्चर किया जाता है, लीड नर्चर से फिर अप्रोच करते हैं क्लाइंट को, फिर नेगोशिएशन होता है, फिर क्लोजर होता है। लेकिन क्या हमारी यूनिवर्सिटीज़ हमारे बच्चों को ये सेल्स प्रोसेस को फाइनल ईयर में कराने के लिए कोई डेमो वगैरह करती है कि प्रैक्टिकल नॉलेज देती है? जो नहीं है, हार्डली फ्यू यूनिवर्सिटीज़ हैव दैट अप्रोच। ऐसी कोई, मतलब आपने इतनी सारी यूनिवर्सिटी में भी आपका कांटेक्ट हुआ, तो कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जो ऐसा पढ़ाती हो? मतलब गणपत यूनिवर्सिटी है खेरवा में, जहाँ पे मैं पिछले 8.5 साल से आई एम एसोसिएटेड। वहाँ पे जो कैंपस टू कॉर्पोरेट एक ट्रेनिंग प्रोग्राम 21 घंटे का होता है, दैट वाज बीन इनिशिएटेड बाय मी। सो उसमें क्या है कि कैंपस टू कॉर्पोरेट मतलब जब एक स्टूडेंट कैंपस में होता है और वहाँ से जब उसको पहली छलांग लेके कॉर्पोरेट कंपनी में जाना होता है तो क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, वो मैं 21 घंटे में हम लोग कराते हैं, जिसमें सॉफ्ट स्किल्स हो गया, प्रेजेंटेशन स्किल्स होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स होगा, नेगोशिएट कैसे करना है, आपको आपके अंदर जो स्किल सेट्स है उसको सामने वाले व्यक्ति को हूबहू प्रेजेंट कैसे करना है, वो स्किल है। वो जनरल क्यूरिकुलम में नहीं होता है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी स्पेशली फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को ये 21 घंटे का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम देती है, विच इज़ वेरी गुड। एंड वो आजकल मैनी अदर यूनिवर्सिटीज़ आर अप्रोचिंग फॉर दिस काइंड ऑफ कैंपस टू कॉर्पोरेट ग्रूमिंग प्रोग्राम्स। एक जब ग्रेजुएशन करने के बाद, हमारी डिग्री मिल जाने के बाद, कई बार ऐसा भी मेरे को लगा है कि जो बंदे बाहर जाते हैं या तो वो जॉब करता है या उनका कोई लक्ष्य के बारे में आपको क्या कहना है? मतलब कि उनका कोई डिसाइड ही नहीं होता है। एमबीए करने के बाद भी वो शायद से कॉल सेंटर में वर्क कर रहे हैं या कुछ अलग जगह जॉब कर रहा है। मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यू लिए, जो इंजीनियर होते हैं वो सेल्स में आते हैं, कई लोग तो सेल्स में होने के बाद भी इंजीनियर बनने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है ये बारे में कि ये जो गैप है कि उनका माइंडसेट है, ये एक माइंडसेट की बात है, तो वो क्लियर होता है जब आप देखते हो, जब ज़्यादा इंटरव्यू कंडक्ट करते हो? तो जैसा आपने क्लियर कहा ना कि स्टूडेंट्स को विजन ही नहीं है कि भाई जो कंपनी मिलेगी वो कंपनी में हम जॉब कर लेंगे, ये पर्सपेक्टिव से ही वो अपने कैंपस से कदम बाहर निकालते हैं। अभी जो फोकस्ड होते हैं वो स्टूडेंट्स तो कैंपस में ही सिलेक्ट हो जाते हैं, ऐसी कंपनीज आती है और सिलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ 20% स्टूडेंट्स होते हैं जो कैंपस के थ्रू सिलेक्ट होते हैं। लेकिन जो 80% स्टूडेंट्स हैं वो दे ट्राई टू एक्सप्लोर द इंडस्ट्री ऑन देयर ओन, वो खुद से ही
बाहर निकलते हैं और इन चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। तो कई बार कैसा होता है कि कई ऐसा होता है कि भाई जिन्हों जॉब की तुरंत ही ज़रूरत होती है, तो फिर वो नहीं देखते कि भाई मुझे एक इंजीनियरिंग का जॉब, मुझे एक टेक्निकल जॉब ही मिलेगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा ना केयूर की सबसे ज़्यादा प्रतिशत जो जॉब्स अवेलेबल है वो सेल्स की जॉब ही है। तो एक कंप्यूटर इंजीनियर भी होता है, मेरे पास कई ऐसे सीवीज आते हैं, कई ऐसे आते हैं जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया हुआ, आईटी इंजीनियरिंग किया हुआ है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया हुआ है, लेकिन वो सेल्स के लिए तैयार है। क्योंकि जो कंपनीज़ हैं, मे बी आईटी कंपनीज, आईटी सर्विसेज कंपनीज है, वो फ्रेशर्स में भी उनको सिलेक्शन नहीं होता है, नहीं करते उन स्टूडेंट्स का। तो अब उनको जीवन निर्वाह के लिए कुछ तो करना है, सो दे एंटर इनटू दैट काइंड ऑफ जॉब्स कि मैं एटलीस्ट मेरा लाइवलीहुड चलता रहे और मीनवाइल मैं एक्सप्लोर करता रहूँगा। यही रीज़न होता है कि कभी भी वो व्यक्ति जो कंप्यूटर इंजीनियर अगर वो दूसरे किसी फील्ड में है, वो सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए आया है, वो अपना लॉन्ग टर्म करियर के लिए वहाँ नहीं आया है। तो वो क्या देखेगा, जैसे थोड़ा सा रेस्टलेसनेस आया, थोड़ा सा प्रेशर कंपनी ने, उसके मैनेजर ने उसके ऊपर डाला, वो तुरंत ही एक्सप्लोर करने लगता है दूसरी अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि उसका विजन ही नहीं था। उसको ये नहीं पता है कि इस कंपनी में उसका ग्रोथ करियर कैसे आगे बढ़ सकता है, कैसे वो नेक्स्ट लेवल ऑफ हियरार्की में पहुंच सकता है। उसको वो थॉट ही नहीं है, क्योंकि उसने तो जो अपॉर्चुनिटी आया तुरंत ले लिया क्योंकि उसको ज़रूरत था। वो लॉन्ग टर्म के लिए वो तो बेनिफिट नहीं है। वो कभी भी अपना करियर मोल्ड नहीं कर पाएगा उस कंपनी में, क्योंकि वो लॉन्ग कंप्यूटर इंजीनियर है। सेल्स आनी चाहिए, ज़रूरी है, लेकिन उसकी टेक्निकलिटी का तो कोई स्किल्स का तो उस जॉब में यूटिलाइज ही नहीं हो रहा है। तो वो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन आएगा। आने कुछ समय में ही वुड सी कि भाई और लोग हैं, उनका ग्रोथ जल्दी हो रहा है, मेरा तो टेक्निकल स्किल्स इतना शार्प है, मैं कंप्यूटर इंजीनियर, मेरे पास डिग्री है, पर मेरा तो ग्रोथ ऐसे नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से फिर एक रेस्टलेसनेस आता जाता है और वो जॉब में अपना 100% वो व्यक्ति नहीं दे पाता है। ओके, तो मतलब एक हमारी जो बातचीत हुई इसमें ऐसा मुझे लगता है कि जब भी कोई बंदा ग्रेजुएट होता है, उसके बाद उसका विज़न कंप्लीट होना चाहिए कि उसको फ्यूचर में क्या करना है, उसका ट्रैक होना चाहिए। अगर ट्रैक नहीं हो तो मैम से मिल सकते हो आप तो आपका पूरा माइंडसेट क्लियर हो जाना चाहिए। कि रीज़न मैं भी देखता हूँ कि कई बार जो मेरी कंपनी में भी जॉब करते हैं लोग, उनका माइंडसेट क्लियर ही नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं कि चंद पैसों के लिए आ जाते हैं, लेकिन वो सीख के जाता है क्योंकि उसका विज़न क्लियर है। उसके बाद में अगर मैं देखता हूँ कि 1-2 साल बाद, तो वो बहुत आगे बढ़ चुका होता है वो लाइन में, तो खुशी भी मिलती है कि हाँ, यू टर्न नहीं हो पाता है, वो बहुत आगे बढ़ जाता है वो बंदा, क्योंकि जो विज़न था वो परफेक्टली वो आया है। और कई बार होता है भी कि जो इंजीनियर होते हैं वो सेल्स में आते हैं, फिर थोड़ी देर सेल्स करते हैं क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है। फिर क्या होता है कि 1-2 साल बाद वो खुद आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि मेरे को करना क्या है एक्चुअली। बिल्कुल सही। और जैसे आपने कहा ना कि उसको प्लानिंग, जैसे ही उसका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म हो तुरंत उसको प्लानिंग करनी चाहिए। मैं इसमें और थोड़ा सा जोड़ूंगी, लास्ट ईयर जब होगा ना, जब उसका उसी समय पे प्लानिंग शुरू हो जाना चाहिए। आपका जब ग्रेजुएशन ख़त्म हो गया उसके बाद आप प्लानिंग करोगे वो भी नहीं काम करेगा। आप जब फाइनल ईयर में हो तभी आपको रिसर्च करनी है कि भाई आपके जॉब से रिलेटेड, आपके जो स्किल सेट से रिलेटेड क्या जॉब आपके स्टेट में अवेलेबल, आपके सिटी में अवेलेबल है, वो रिसर्च करिए। जेन ज़ी इज सो टेक्नो सेवी, लेकिन क्या वो अपने नॉलेज और इस टेक्नोलॉजी का यूसेज अपने करियर बिल्डिंग के लिए बहुत ही कम करती है कई और। ओके, रिसर्च करो भाई क्या डिमांड है आने, क्योंकि बिकॉज आज का एरा डिजिटली इतना स्ट्रांग हो गया है कि आने वाले 5 सालों में कौन सी इंडस्ट्री कैसे फ्लरिश करेगी, यू हैव एवरीथिंग विद इन ब्लिंक ऑफ आई। लेकिन हम रिसर्च ओरिएंटेड है ही नहीं। हम एआई का यूसेज, चैट जीपीटी का यूसेज सिर्फ मे बी कम्युनिकेशन या मैसेजेस इन एंड टेक के लिए करते हैं क्या, लेकिन हम इन टेक्नोलॉजिकल टर्म्स का यूटिलाइजेशन, हम रिसोर्सेज जो हमारे लिए, क्या हम अपने करियर ग्रोथ के लिए करते हैं? इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। तो अभी बात करते हैं, ये थोड़ी डिटेल में हमने बात की। अभी मुझे वो जानना है कि एज अ रिक्रूटर आपको सबसे ज़्यादा सीवी कौन से फील्ड में आता है और जो बेरोजगार होता है? इंजीनियरिंग फील्ड के सबसे ज़्यादा सीवीज़ आते हैं। अभी जो मैं लास्ट 24-25 की बात करूँ तो इंजीनियरिंग और जो कॉमन ग्रेजुएट्स होते हैं बीकॉम या बीबीए, ये सब के बहुत ज़्यादा सीवीज़ आते हैं। और तब मुझे सही में ऐसा लगता है कि जब आप ग्रेजुएशन आपने किया है तो सब्जेक्ट सिलेक्शन क्या होना चाहिए जिसकी इंडस्ट्री में डिमांड है, वो भी बच्चों को पता नहीं होता है। तो मतलब वो पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, उसके बाद उनको क्या करना है? एग्जैक्टली पढ़ने के लिए पढ़ाने के लिए पढ़ाया जाता है, टेक्निकल डिग्री उनको दे दिया जाता है जो एक कागज़ की डिग्री होती है, बट जो
इंडस्ट्री डिमांड जो है उसके लिए नहीं जाना जाता है, और इसी वजह से ये जो गैप आता है उसी वजह से आता है कि दैट पर्सन एंड अप एंटरिंग इनटू दैट फील्ड जो फील्ड शायद उसके लिए बना ही नहीं है। सो जब मेरे पास सीवीज़ आते हैं, हम लोग का एक बहुत ही अच्छा एक पूरा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है केयू, जिसमें हम लोग स्किल असेसमेंट करते हैं कि जो भी स्टूडेंट मेरे पास आया तो आई हैव अ सेपरेट, मेरे पास एक टीम है जो साइकोमेट्रिक एनालिसिस के थ्रू ये देखती है कि ये मतलब वो व्यक्ति, क्या दिखती है प्रॉपर? सो एवरी ह्यूमन ब्रेन वर्क्स डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशन, ये हम Okay. सब जानते हैं। सो वो व्यक्ति जो पढ़ाई कर रहा है, क्या वो उस चीज़ के लिए ही बना है, या बाय फोर्स या बाय ट्रेंड चल रहा था, या दोस्तों ने ये वाला कोर्स लिया तो मैंने ये कोर्स ले लिया। मैं 30 से 40% स्टूडेंट्स को ये जब पूछती हूँ कि आपने ऑनर्स, जब बीकॉम ऑनर्स किया या बीबीए किया तो क्यों किया, तो जवाब होता है मेजॉरिटी स्टूडेंट्स फ्रेंड्स वर डूइंग, ये होता है। सो इन्फ्लुएंस बहुत होती है हमारी जेन से। सो अगर जो उसके कैपेबिलिटीज़ है, उसके इनर कैपेबिलिटीज़, उसके जो टेक्निकल जो वो पढ़ाई कर रहा है उसको सपोर्ट करनी चाहिए। सो थ्रू साइकोमेट्रिक एनालिसिस हम ये देख सकते हैं, वी आस्क, एक पूरा क्वेश्चनर होता है जिस पर वो जवाब देता है वो स्टूडेंट, और वो उसके जवाब के बेसिस पे पूरा एक रैंकिंग सिस्टम होती है कि हमें पता चलता है कि जो वो पढ़ाई कर रहा है उसी पढ़ाई से रिलेटेड वो उसका करियर ग्रो कर पाएगा कि नहीं। सो वे, और इस असेसमेंट में आपको 80% रिजल्ट्स आर एब्सोल्युटली नियरेस्ट टू द गोल। सो पता चल जाता है उस व्यक्ति को या उसके पेरेंट्स को कि जो पढ़ाई कर रहा है उससे रिलेटेड वो करियर आगे बढ़ पाएगा कि नहीं। और दे आर ऑल बिहेवियरल एनालिसिस, जो उसका जो कोई भी हम केस उसको देते हैं तो उस पर्टिकुलर केस या उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसने क्या रिस्पॉन्ड किया, उसने क्या लिखा, उसके बेसिस पे हमें पता चलता है कि इज हिज स्किल्स, हिज माइंडसेट, हिज बिहेवियर अलाइंड और नॉट। ओके, तो सबसे पहली वो तो बात है कि माइंडसेट तो क्लियर होना ही चाहिए। उसके बाद अभी मुझे ये भी कि अब जैसे कि मैंने बोला कि बेरोजगार मतलब इंजीनियर ही है अभी तो लेकिन सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट के लिए कोई सीवी आता है तो वो कौन सी फील्ड है? कॉमर्स की फील्ड आती होगी sales। मेजॉरिटी कॉमर्स के फील्ड के आते हैं, और बीकॉम उनको होता job है, मिल बीबीए जाती होता है, इवन एमबीए होता है। जैसे मैं बात करूँ हमारी फार्मा कंपनी, सो हम लोग पहले अक्रॉस इंडिया ये ट्रेंड था कि फार्मा ग्रेजुएट्स को ही फार्मास्यूटिकल कंपनी एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव लेती थी। आज की तारीख में 37% ऑफ द जॉब जो है दैट इज़ बीन जनरेटेड बाय फार्मास्यूटिकल सेक्टर। आफ्टर आईटी और आईटी सर्विसेज के बाद सबसे बड़ा जो जॉब चंक है वो फार्मा सेक्टर है कि सो पहले जो फार्मा कंपनी है ना वो फार्मा ग्रेजुएट्स, बी फार्म हो गए, एम फार्म हो गए, बीएससी हो गए, वो स्टूडेंट्स को लिया करते थे। लेकिन आज की तारीख में मेरी कंपनी में हम लोग बीबीए, बीकॉम, बीबीए को भी लेते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स हम वो ट्रेनिंग देते हैं क्योंकि हमें ये पता है कि भाई अगर मैं ग्रूम ट्रेन करके एक कॉमन बीकॉम ग्रेजुएट को अगर मैं ट्रेन करके इस फील्ड में आगे बढ़ाऊंगी तो वो अच्छे से कर पाएगा। लेकिन एक जो फार्मा ग्रेजुएट फ्रेशर होगा उसकी एक्सपेक्टेशंस ऐसी होगी कि वो मैं मे बी एज अ स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन आई कैन नॉट मे बी प्रोवाइड इन दैट रेम्यूनरेशन, या वो मैं उसको वो ग्रोथ भी ना दे पाऊँ। लेकिन अगर जो कॉमन बीकॉम ग्रेजुएट होता है उसको जॉब चाहिए तो वो उसको ज्वाइन करता है। एंड देर आर 50% ऑफ द चांस है हमारी कंपनी में मैं देखूँ कि जो लोग कॉमन बीकॉम ग्रेजुएट या कॉमर्स ग्रेजुएट है वो ज़्यादा सक्सेसफुल है। लेकिन इसमें भी ऐसा होता है ना मैम कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फ़र्क भी होता है कि यूनिवर्सिटी में से पास आउट होने के बाद लाइक कि IIM है, IIT है, जितने भी बड़ी बड़ी कॉलेजेस है उसमें से डायरेक्ट वो कंपनी में जाते हैं, हाई पैकेज होता है। सेकंड थिंग कि छोटी सी यूनिवर्सिटी कोई भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद वो डिफरेंस आपको पता चलता है, मतलब कि स्टूडेंट जो होते हैं वो बाद में जॉब अप्लाई करते हैं तो जो बड़ी कॉलेज में से पास आउट हुआ है और छोटी कॉलेज में से पास आउट हुआ है तो उसमें फ़र्क क्या होता है? देखिए अगर देखिए ना तो सबसे पहले तो परसेप्शन का फ़र्क होता है कि सपोज़ आप कोई ब्रांड से आप निकल रहे हो, सी टॉप बिजनेस स्कूल्स ऑफ इंडिया जो होती है उनसे निकला हुआ ग्रेजुएट जो स्टूडेंट होगा उसका पहले तो कॉन्फिडेंस लेवल एक नेक्स्ट लेवल का होता है। क्यों? क्योंकि वो एक ब्रांड के साथ एसोसिएटेड है। और क्यों ऐसा होता है कि भाई टॉप जो कंपनी फॉर्च्यून 500 कंपनीज वाई दे अप्रोच टॉप बिजनेस स्कूल्स, बी स्कूल्स को ही क्यों पहले अप्रोच करती है? क्योंकि जो मेजर चंक ऑफ जो क्रीम क्रंच है उसको वो लोग ले लेते हैं। तो वो तो हो गए जो 10% स्टूडेंट्स थे, लेकिन उन्हीं बी स्कूल में से 80-90% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कैंपस में सिलेक्ट नहीं होते हैं।
वो तो वो उसी ब्रांड को से रिलेटेड है, लेकिन वहाँ आता है उनका आफ्टर टेक्निकल स्किल्स, जो उनका एक नेक्स्ट लेवल का जो एक स्किल होता है वो उनके अंदर डेवलप नहीं होता है। बोलते हैं ना कि हर आसमान में इतने तारे हैं लेकिन स्टिल एवरी स्टार हैज़ गॉट डिफरेंट स्पेसिफिकेशन। सो एक वो भी बहुत फ़र्क पड़ता है। ओके, तो हमने तो पूरी बात की अभी ऑर्गेनाइजेशन की कंपनी के बारे में बात करते हैं। तो कंपनी में क्या क्या तकलीफ़ें आती है जब वो कंपनी स्टार्ट करते हैं, उनके जो हायर करने के बाद? जैसे कि मेरी कंपनी के बारे में बात करूँ तो रिटेंशन वो अभी कम रह रहा है। रीज़न बिहाइंड कि अभी रियल एस्टेट में थोड़ी सी मंदी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? मेरी ही एग्जांपल लेते हैं। राइट, सही में आपने एकदम हॉट टॉपिक को छेड़ दिया आपने कि ये रियल एस्टेट सेक्टर में मंदी है, लेकिन काम तो चाहिए, काम तो करते हैं, हमारे पास जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि सबसे पहले तो आपकी हायरिंग सही होनी चाहिए। सो हायरिंग सही कब होगी? जब आपकी हायरिंग फिल्टर्स सही होंगे कि आपने सपोज जब एक स्टार्टअप कंपनी होती है कि तो ज़रूरी नहीं है कि मैं एक बहुत ही रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट मेरे पास आएगा अगर मैं फ्रेशर को ले रही हूँ। तो सबसे पहला है कि जो स्किल्स मुझे चाहिए कि वो जो व्यक्ति, अगर सपोज मैं 20,000 रुपीज़ सैलरी में अगर एक फ्रेशर ग्रेजुएट को मैं ले रहा हूँ तो वो उसका अप्रोच टूवर्ड्स माई कंपनी कैसा है, क्या वो सही में करियर बनाने के लिए मेरे साथ जुड़ रहा है कि या वो सिर्फ जॉब को ग्रहण करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहा है। ये असेसमेंट अक्रॉस द टेबल जब आप एज एन इंटरव्यूअर, आप एम्प्लॉयर, स्टार्टअप के आप एम्प्लॉयर, जब आप सामने वाले व्यक्ति को मिलते हो तो ये आपको 2 मिनट के अंदर एसेस कर लेना बहुत ज़रूरी रहेगा कि सबसे पहले आपका हायरिंग सही होना चाहिए। हायरिंग सही करने के बाद वो व्यक्ति आपके सिस्टम और प्रोसेसेस के साथ अलाइनमेंट होना कांस्टेंट प्रोसेस होती है। वो ऐसा नहीं होती है कि ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग अगर मैंने 10 दिन दी तो वो पर्सन अलाइन हो गया। इट इज़ अ कांस्टेंट प्रोसेस। जो पूरा प्रोबेशन पीरियड उसका 3 महीना होता है ना, उसमें वो व्यक्ति भी ऑब्जर्व कर रहा है और हम भी उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो धीरे धीरे वो हमारे प्रोसेसेस सिस्टम्स के को ग्रहण करके धीरे धीरे वो हमारे चीज़ों के साथ अलाइन होता जाता है। सो उस समय पे बहुत ज़रूरी है कि हम उस व्यक्ति को अकेला ना छोड़ दें, या अगर ओनर नहीं तो कोई जो कोर पर्सन हमारे बिजनेस में है तो वो व्यक्ति उसके साथ कॉन्स्टेंटली हैंड होल्ड करता रहे, समझाता रहे, क्योंकि चीज़ें आसान उस व्यक्ति के लिए भी नहीं होगी जो नया हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ा है, उसकी भी कई एक्सपेक्टेशंस होगी। सो उस एक्सपेक्टेशंस को मैचअप हम कैसे कर पा रहे हैं वो दोनों लेवल पे बहुत ही ज़रूरी होता है। इन टर्म्स ऑफ हमारा अगर विजन है कि भाई चाहे आज रियल एस्टेट में कितना ही मे बी देर आर चैलेंजेस इफ यू टॉक अबाउट गुजरात मार्केट, बट स्टिल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, बिल्डिंग से खड़ी हो रही है, डेवलपर्स नई लैंड एक्विजिशन कर रहे हैं, मूवमेंट इज स्लो, सेल्स प्रोसेस इज स्लो, लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि नदी का प्रवाह अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। सो उस तरीके से अगर मैं बताऊं तो माइग्रेशन भी अहमदाबाद गुजरात में भी इतना सारा हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो रहा है। हम देखें तो गवर्नमेंट के लेवल पे भी सिटीज़, गिफ्ट सिटी को जिस तरीके से प्रमोट किया गया, धोलेरा स्मार्ट सिटी का जिस तरह से काम अभी धीरे है, स्लो है, बट थिंग्स आर कमिंग अप। सो आने वाले डिकेड में देर आर गोइंग टू बी वंडरफुल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पैन इंडिया। सो उस हिसाब से हमें टीम को बिल्टअप, अभी हमें लगता है कि भाई चलो मार्केट ठंडा है तो हम हायरिंग प्रोसेस को बंद कर देते हैं, लेकिन वही होता है कि जहाँ पे हमें हायरिंग प्रोसेस को फाइन ट्यून करना है और अच्छा बनाना है, बट हायरिंग प्रोसेस को स्टॉप नहीं कर देना है। यू कॉन्स्टेंटली ऑनबोर्ड स्टूडेंट्स, फ्रेशर स्टूडेंट्स को लाओ, एक्सपीरियंस को ला के हमारा बजट बढ़ जाता है, तो आप फ्रेशर स्टूडेंट्स को लाओ, ट्रेनिंग दो, क्योंकि इस समय पे जब मार्केट स्लो है हम थोड़े से फ्री भी रहते हैं, तो आप ग्रूम करो, ट्रेन करो स्टूडेंट्स को, मेक देम मार्केट रेडी, कि जब मार्केट खुलेगा तब मुझे आई डोंट हैव टू स्काउट अराउंड फॉर स्टूडेंट्स और पीपल, टीम। उस समय पे ये बंदे जो आपका इकोसिस्टम को बूस्टअप करेंगे, सेल्स को। सबसे ज़्यादा अगर मैं मेरी बात करूँ तो जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो सबसे ज़्यादा वो लोग ऐसे ही होते हैं कि मुझे एज अ स्टार्टअप फाउंडर हमको ही उनका विज़न दिखाना पड़ता है, हमको ही उनको माइंड सेट चेंज करवाना पड़ता है, क्योंकि एज अ स्टार्टअप हम बड़े लोग जो बड़ी यूनिवर्सिटी से आते हैं उन लोगों का हायर नहीं कर पाते, बट ऑब्वियस है। और जो लोग को हम हायर करते हैं तो हमको उनको पहले से ही सिखाना पड़ेगा आपका गोल क्या है, तो उनका कुछ गोल नहीं होता है। तो कई बार ऐसा लगता है कि आपने ये डिग्री ली है तो उसका मतलब क्या,
उनको वो समझाना पड़ता है। ट्रेनिंग भी मुझे प्रोबेशन में ऐसे देनी पड़ती है 3 महीने के लिए कि भाई आपका गोल क्या है, आपको क्यों ये जॉब करनी है, आप ये फील्ड में हो लेकिन आप ये फील्ड में आ रहे हो। तो बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाती है हमारे लिए, एक है इफेक्ट। सो जो यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स को पढ़ाना चाहिए कि वहाँ 3 महीना तक शायद एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर ही अपने एम्प्लॉयज़ को पढ़ाता है। सो ये एक हार्ड सीन फैक्ट है। ये तो मेरी बात हो गई कि चैलेंजेस होते हैं, लेकिन एज अ ऑर्गेनाइजेशन के अलावा अगर हम बात करें कि बड़ी कंपनी में, तो बड़ी कंपनी में ओके मेरे अभी भी फर्स्ट जो क्वेश्चन मैंने लिखा उसके बारे में बात करते हैं, थोड़ा पीछे जाते हैं कि सबसे ज़्यादा अभी कोई ऐसी फील्ड है कि फ्रेशर को भी ज़्यादा वो पैसे देती है, सैलरी देती है, तो वो कौन सी फील्ड है? मैं अपने अनुभव के आधार पे आपको बताऊं तो सेल्स, कोई भी, चाहे वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सेल्स हो, चाहे वो सर्विसेज सेल्स हो, चाहे आईटी हो, एनी इंडस्ट्री, अगर आप सेल्स के लिए रेडी हो, इन टर्म्स ऑफ प्री सेल्स भी जिसको हम बोल सकते हैं, अगर आप उस चीज़ के लिए रेडी हो, आप 100% एब्जॉर्ब कंपनी के अंदर। और बेसिकली स्टार्टअप की जब हम बात करें ना, तो क्योंकि स्टार्टअप को क्या है, रेवेन्यू ग्रोथ सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उनका जो बिजनेस साइकिल है वो सबसे जल्दी शुरू हो। तो कोई भी बिजनेस का जो मेन जो इंजन होता है वो क्या है, सेल्स। सो सेल्स के लिए अगर उसको वो व्यक्ति, स्टूडेंट्स मिल जाते हैं तो वो इमीडिएटली एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन जब हम एस्टैब्लिश्ड कंपनी की बात करें तो क्या है कि उसके लिए वो अभी प्रोसेस ऑलरेडी सेट प्रोसेस है, उसको इमीडिएटली वो इंजन उसका स्ट्रांग है। लेकिन स्टार्टअप के लिए वो इंजन अभी स्ट्रांग नहीं है, उसको स्ट्रांग बनाना है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ मैम, कि मैं ऐसी बात कर रहा हूँ कि जो फील्ड है अभी, तो सबसे ज़्यादा पैसा कौन सी फील्ड देती है एज अ क्या बोलते हैं उसको, जो बंदे बाहर आते हैं, फ्रेशर आते हैं? हाँ, सो देखिए इंडस्ट्री में देखो तो आईटी सर्विसेज, टेलीकॉम, एवरीथिंग इज बूमिंग। लेकिन जो मैंने देखा है वो रियल एस्टेट सेक्टर या इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट एंड इंफ्रा, वो सबसे ज़्यादा पैकेज देती है ओके फ्रेशर्स को। लेकिन कंडीशन अप्लाई कि वो सेल्स के लिए वो व्यक्ति रेडी होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। जब सेल्स मतलब सिर्फ फील्ड सेल्स की बात यहाँ मैं नहीं कर रही हूँ, बिजनेस डेवलपमेंट हो गया, न्यू क्लाइंट एक्विजिशन हो गया, न्यू क्लाइंट अप्रोच हो गया। क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो हमारी जेनजी है, आप देखोगे कि उनका कम्युनिकेशन लेवल, उनका जो एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बहुत अच्छा होता है। आप एक डिकेड पहले के स्टूडेंट्स देखो या आप अभी के स्टूडेंट्स देखो, सो यू वुड सी द डिफरेंस। दे आर बिकॉज ऑफ द डिजिटल लाइक यू नो टेक्नोलॉजी एंड ऑल, दे आर स्मार्ट। सो उस स्मार्टनेस को कोई स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन कैसे बिजनेस ग्रोथ में हेल्प करा सके, वो हर एक स्टार्टअप का एक मिशन या विजन होता है, दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड। ओके, तो कोई कंपनी में, कंपनी की जो रिटेंशन है उसको चलाने के लिए कोई ऐसे 5 इफेक्टिव हो कि भाई मेरा जो बंदा है ये रहना चाहिए, तो उसके लिए क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? ये जो चैलेंज आप बोल रहे हैं ना, ये मेजॉरिटी ऑफ द स्टार्टअप्स ऑर्गेनाइजेशन को होती है। ओके, एक काम करते हैं, इसको पूरा ही कर देते कि एज अ ऑर्गेनाइजेशन मुझे क्या करना चाहिए, कि एज ए HR की सब चीज़ें हमको, मुख्य 5 जो पॉइंट है वो बता दीजिए आप, कि ऐसे आप गाइड कर सकते हो। ओके, सो सबसे पहले तो आपकी जो हायरिंग पॉलिसी होती है ना, हायरिंग फिल्टर्स आपके पास ऑन पेपर लिखे हुए होने चाहिए, क्योंकि उसी के थ्रू आप सही हायरिंग कर पाओगे। पॉलिसी आर मेजर HR पॉलिसीज, जिसमें पहली होती है आपकी हायरिंग पॉलिसी। व्यक्ति कोई, आप चाहे कैंपस से फ्रेशर उठा रहे हो या एक अनुभवी व्यक्ति को आप कॉम्पिटिटर के यहाँ से उठा रहे हो, आपकी हायरिंग पॉलिसी, हायरिंग फिल्टर्स एकदम सेट होने चाहिए। राइट। उसके बाद जब वो व्यक्ति आ गया तो आपको सबसे पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन को का विजन क्या है वो उस व्यक्ति को कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट करना चाहिए। ऐसे नहीं कि ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग जो 3 दिन की हुई उसमें समझा दिया, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उस व्यक्ति ने सब, स्टूडेंट ने या एम्प्लॉय ने सब समझ लिया। इट हैज़ टू बी अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स, जहाँ आप अपनी कंपनी के विजन को, स्टेटमेंट्स को समझाओगे, उसको ट्रांसलेट करोगे, उसको डाउनलोड करोगे, और आपको ये भी कॉन्स्टेंटली देखते रहना है कि वो ग्रहण कितना कर रहा है, क्या वो समझ पा रहा है आपके विजन को। ये एक सेकेंड चीज़ हुई। एंड थर्ड थिंग इज़ कि उस व्यक्ति को रिटेन करने के लिए सबसे पहले आपको उस व्यक्ति का भविष्य दिखाना पड़ेगा, जो डायरेक्टली आप उसको टेबल पे बैठा के नहीं बता सकते कि आप यहाँ हो और यहाँ पहुँच सकते हो, लेकिन इनडायरेक्ट वे में आपको बताना पड़ेगा कि कंपनी 5 साल में यहाँ होगी, सो आप यहाँ पर होने की पॉसिबिलिटी है। सो ये विश्वास, ये ट्रस्ट, बिकॉज ये ट्रस्ट दोनों साइड होना चाहिए।
एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर के ऊपर और एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय के ऊपर, Right. तभी ये गाड़ी जो होती है वो बिजनेस की एक प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़ती है। सो वो ट्रस्ट डेवलप कराने के लिए एम्प्लॉय को भी कॉन्स्टेंटली अपने एफर्ट्स डालने पड़ते हैं और वैसे ही एम्प्लॉयर को भी वो ट्रस्ट जीतना पड़ता है। रिटेंशन का नंबर 1 स्ट्रैटेजी इज दैट टू विन ट्रस्ट। सेकेंड थिंग, आप उसको अपना उसका भविष्य दिखाओ अपनी कंपनी में कि 5 साल में जब कंपनी यहाँ पे पहुँचेगी तब आप कहाँ पे पहुँच सकते हो। थर्ड थिंग इज, जो भी छोटी छोटी चीज़ों को वो अचीव करें उसको अप्रिशिएट करो, उसको एक्नोलेज करो। जो ये जनरेशन है जेन जी, अगर हम बात करें, दे आर अटेंशन सीकर्स। उन्हें छोटे छोटे भी अगर वो चीज़ें हासिल करें तो उनको खाली एक आप एक्नोलेज करो, यू जस्ट पैट देयर बैक एंड से कि याओ ग्रेट जॉब डन, एंड यू वुड सी अ ब्यूटीफुल स्माइल ऑन दैट फेस। और जो उसने कल काम किया उससे 40% ज़्यादा एफिशिएंसी से वो लड़का काम करेगा। ये चीज़ मैंने देखी हुई है। सो क्या गया, यू आर नॉट कोई, आप उसमें कोई कॉस्ट नहीं एम्प्लॉयर को लग रही है, सिर्फ 2 मीठे शब्द बोलने हैं जब उसने अच्छा काम किया। जब काम नहीं किया तब तो डांट फटकार होती है, लेकिन जब उस व्यक्ति ने, उसी स्टूडेंट ने, उसी एम्प्लॉय ने जब कुछ अच्छा किया है, सो पैट हिज बैक, क्या जाता है। और दिस इज कॉल्ड रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड सिस्टम। सो ये 3 चीज़ों को अगर आपने अपनी कंपनी में रेगुलर बेसिस पे किया तो देर आर वेरी फ्यू चांसेस कि फक्त 5,000 या 10,000 के रुपए के लिए वो एम्प्लॉय या वो स्टूडेंट कहीं और जाएगा। कंपनियाँ में कंपनी जो होती है, एज ए बड़ी बड़ी कंपनी के भी एग्जांपल है मेरे पास कि एक है मेरा दोस्त ही था, वो बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा था। उसको दूसरी जगह दूसरे देश में एक ऑफ़र आई, बहुत ही अच्छी ऑफ़र थी, लेकिन वो 5-6 साल से यहाँ पे वर्क कर रहा था, तो उसको इमीडिएटली वहाँ पे ज्वाइन करना था। तो अभी हमारी जैसे कि हर एक कंपनी में पॉलिसी अलग अलग होती है, तो उसके भी थोड़े पैसे कट रहे थे कि अगर आप छोड़ के जाओगे तो आपको ये बाद में ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। तो इमीडिएटली उसको ज्वाइन करना पड़ा वहाँ पे। तो वो कंपनी अभी देने के लिए मना कर रही है, तो उसका राइट है कंपनी का। देखिए एचआर एक्चुअली उसने नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया था, 3 महीने का नोटिस पीरियड था, ऐसा था उसका। तो उसने 1.5 महीना ही किया, तो फिर कर सकता है ऐसा। सो देखिए, जब आप कोई भी एक जॉब आप ज्वाइन करते हो तो सबसे पहले जो मैंने एचआर पॉलिसी आपको बताया ना, उसमें जो ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो अगर आप कोई एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड, इट इज़ नॉट लीगल इन इंडिया। अगर हम बात करें तो आप एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड नहीं करा सकते हो, इट हैज़ टू बी लीगलाइज्ड अगर आपको कराना है। लेकिन फिर भी हमने देखा गया कई स्टार्टअप कंपनीज एक बॉन्ड एग्रीमेंट बना देती है और वो बॉन्ड एग्रीमेंट के ऊपर साइन करा लेते हैं। लेकिन जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर होता है, अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर एक क्लॉज होता है कि आपको 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड उस व्यक्ति को सर्व करना है। और अगर वो 3 महीने का नोटिस पीरियड उसने नहीं सर्व किया तो जो उसका जो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होता है, FNF जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें वो व्यक्ति उसके पैसे कट जाते हैं। लेकिन एक देखने वाली चीज़ वो भी है कि जो सामने वाली कंपनी, अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, कोई भी अगर वेल सिस्टम एंड प्रोसेस से चलने वाली कंपनी है, तो वो कभी भी ये नहीं चाहेगी कि वो व्यक्ति नोटिस पीरियड कंप्लीट सर्व किए बिना ज्वाइन करे। रीज़न है क्योंकि आगे जाके कई लीगल एम्प्लॉयमेंट्स के जो इश्यूज आ सकते हैं, बिकॉज सी वी इन इंडिया वी वर्क अकॉर्डिंग टू बॉम्बे शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। अगर करंट कंपनी जो छोड़ के वो दूसरी कंपनी में गया है और अगर उसने नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया है, तो दिस कंपनी कैन स्यू कुछ मतलब इट कैन स्यू अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन और कंपनी एज वेल। उसको भी हम ये कंपनी नोटिस, लीगल नोटिस भिजवा सकती है कि आपने उसको कैसे हायर किया, बिकॉज नो ऑब्जेक्शन, एक नो ड्यू सर्टिफिकेट और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है जो एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होता है एज ए ज्वाइनिंग। तो अगर वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ये कंपनी उसको कभी नहीं देगी क्योंकि उसने अपना नोटिस पीरियड सर्व ही नहीं किया है, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बिना जो नया एम्प्लॉयर है उसने उसको कैसे अपॉइंटमेंट लेटर या ऑफर लेटर दिया, ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, यस। तो एज ए एम्प्लॉय को भी ध्यान में रखना चाहिए कि Yes. मुझे मेरा नोटिस पीरियड खत्म करना चाहिए, खत्म करना, और यही आग्रह एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को रखना चाहिए कि अगर कंपनी बोल रही है तो मेल में ले लो आप। मेल में ले लो। और दूसरा भी एक ऑप्शन होता है, नोटिस पीरियड बाय भी होता है। सपोज XYY कंपनी है जिसने आपके फ्रेंड को दूसरी जगह पे आउट ऑफ कंट्री गया, तो वो कंपनी, वो Y कंपनी X से नोटिस पीरियड बाय कर सकती है। जैसे अगर आपकी बेसिक सैलरी 50,000 रुपीज़ है, तो उसका जो नोटिस पीरियड अगर 3 महीने का है और अगर उसने 1 ही महीना सर्व किया, 2 महीना नहीं किया, तो उसके बेसिक सैलरी कट के जो है वो नोटिस पीरियड मतलब उसको कंपनी को पे करना पड़ेगा। ओके। नई कंपनी Y विल पे टू कंपनी X
द नोटिस पीरियड अमाउंट ₹1,00,000 पे करेगी. सो फॉर्मली ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कंपनी एक्स उस एम्प्लॉय को दे देगी. ओके. सो नोटिस पीरियड बाय इज अ वेरी कॉमन टर्मिनोलॉजी इन फार्मास्यूटिकल सेक्टर. जैसे मैंने कहा ना कि जो एक कंपनी प्रोफेशनली काम करती है वो कभी भी ऐसे हैफिजाटली हायरिंग नहीं करेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके ही करेगी. और अगर उस व्यक्ति को हायर करना बहुत ही उसके लिए इंपॉर्टेंट और अर्जेंट है तो वो नोटिस पीरियड को बाय कर लेगी. सो दिस शुड बी द प्रॉपर मैकेनिज्म ऑफ हायरिंग. जो हम चाहे स्टार्टअप कंपनी है या जो एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, वी शुड फॉलो द प्रोसेस. बॉन्ड लीगल नहीं है, लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर में जो क्लोज लिखे हुए हैं जो है वो इंडियन बॉम्बे शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट सेज कि हम बॉन्ड जो एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड जो करार बोलते हैं वो लीगलाइज नहीं कर सकते हैं. दैट इज अवैध. बांध नहीं सकते हो आप किसी को भी. लेकिन जो हमने लिखा हुआ है वो मानना पड़ेगा. अपॉइंटमेंट लेटर में जैसे कई कंपनीज हमारे जो क्लाइंट्स है वो ऐसा भी करती है कि भाई एक एक्स अमाउंट को एज अ रिटेंशन अमाउंट रख लेती है. सपोज 50,000 सैलरी है तो हर महीने 10% ऑफ इट 5,000 रुपीज़ एज अ रिटेंशन रख लेंगे. और 12वां महीना 11 महीना जैसे ही खत्म हुआ तो 12वें महीने में सैलरी के साथ एड ऑन होके उस व्यक्ति को मिल जाता है. तो वो एक रिटेंशन एक मोटिवेटर हो सकता है कि भाई आपका एक अमाउंट ऑफ कंपनी रिजर्व कर रही है एज एन रिटेंशन. तो ये कई स्टार्टअप कंपनीज करती हैं, पर एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड आप नहीं कर सकते हो. ओके. नहीं, कई बार ऐसा भी होता है कि लोग 2-3 महीने आते हैं फिर जॉब करके चले जाते हैं. वही है ना, आजकल स्टार्टअप कंपनीज आर लाइक अ ट्रेनिंग स्कूल बन गई है. आओ, हायर करो, सिखाओ और व्यक्ति छोड़ के चला जाता है. तो वही बोला ना, ये जो 5 चीज़ें हमने जो डिस्कस की वो अगर आपकी कंपनी में होंगी तो आपका बहुत कम चांसेस होंगे कि वो व्यक्ति मर्ज 5,000 10,000 के लिए आपको छोड़ के किसी और कंपनी में चला जाएगा. व्हाट डू यू थिंक कि अभी जो 10, 15, 20,000 रुपये में लोग जो जॉब कर रहे हैं वो अभी वर्थ इट है ऐसी सिटी में? यस. सो कि मुझे कई बार मैम ऐसा बी फ्रैंक ऐसा लगता है कि 20,000 रुपये, 15,000 रुपये के 10,000 रुपये में आप नौकरी कर रहे हो, या तो आप में स्किल है ही नहीं. अगर मैं मेरी कंपनी के बारे में बात करूँ या दूसरी कंपनी में बात करूँ तो दो जो 10-15,000 रुपये में जो जॉब कर रहे हैं वो सिर्फ रोबोटिक मशीन ही वर्क कर रहे हैं. मैं उनको ज़्यादा पूछता भी नहीं हूँ. सही है. क्योंकि उनका विजन क्लियर ही नहीं होता है. मेरे को तो सर सैलरी जो नेगोशिएट करने मेरे सैलरी में बिकता है या मैं उसका पहले विजन ही चेक कर लेता हूँ. तो आपको क्या लगता है कि वर्थ इट है? आप एज अ, मैं कई बार होता है कि कुछ तो ध्यान रखो भाई, 30 मांग ले लेकिन थोड़ा तो विजन दिखा दे मुझे. सही बात है. ये विजन है ही नहीं ना स्टूडेंट्स का. मेजर चंक ऑफ द स्टूडेंट्स का विजन ही नहीं है. लेकिन ये बात भी है कि हमें वो 10,000 12,000 वाला काम करने वाला व्यक्ति भी चाहिए. डेटा एंट्री के लिए हो गया, वो भी व्यक्ति चाहिए, वो भी इंसान चाहिए ही हमें. लेकिन जहाँ मैंने 20,000 में 25-30 भी मैं कब दूंगी, जब मुझे लगेगा कि वो व्यक्ति की जो स्किल्स है मेरे बिजनेस को, ग्रोथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट में हेल्प करेगा. है ना, हम भी जब टेबल के इस तरफ बैठते हैं तो हम ये देखते हैं कि भाई वो मेरे बिजनेस में क्या वैल्यू एडिशन कर पाएगा. 10,000 रुपये वाला वो वैल्यू एडिशन करेगा, लेकिन अगर 30,000 रुपये वाला अगर हायर किया तो आपकी एक्सपेक्टेशन भी उस बिजनेस में वैल्यू एडिशन की बढ़ जाती है और वो व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है. सो इट इज़ ऑलवेज ऑन द म्यूचुअल विन विन सिचुएशन. और जो होते हैं मैं एक और बात पूछना चाहूँगा कि जब इंक्रीमेंट की बात आती है राइट, तो सबसे ज़्यादा मेरे को ऐसा लगता है कि अभी जितना मैं समझा हूँ मार्केट को कि 20,000 से लेके 50,000 में जाने तक कुछ ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन 50 से 1 लाख में जाने में बहुत डिफ़िकल्टी आती है. तो वो रीज़न क्या है? सो जहाँ 50 से 1 लाख वाली बात आ गई ना, तो वहाँ पे आप की पोजीशंस में आ गए. की पोजीशंस मतलब या तो आप एचओडी हो गए, सेल्स डिपार्टमेंट के हेड हो गए, या परचेज के हेड हो गए, या आप अकाउंट्स के हेड हो गए. तो 50 तो दैट इज, हम अपनी लैंग्वेज में बोलूँ तो देर आर लेवल्स ऑफ जॉब्स. L1 L2. L1 क्या होता है, विच इज बेसिक ट्रेनी लेवल या एंट्रेंस लेवल. L2 मतलब एग्जीक्यूटिव लेवल. L3 हो गया तो आपका मैनेजरियल लेवल आ गया. L4 आ गया तो मतलब सीनियर मैनेजरियल लेवल हो गया. तो ये जो आप 50,000 से लाख रुपए वाला ब्रैकेट जो है दैट इज L4, जहाँ पे आपका जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हो गए, की पर्सन्स हो गए, वो आएंगे. सो जैसे मैंने बोला, जैसे जैसे सैलरी ज़्यादा वैसे एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंपनी ऑल्सो बढ़ती, क्योंकि उनका स्कोप ऑफ वर्क बड़ा होता है. की प्रोडक्टिव इंडिकेटर्स जिसको हम बोलते हैं, KRAs और लीडरशिप मेंटालिटी भी मैटर करती है. क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो उस लेवल का वैल्यू एडिशन उसको आपके बिजनेस में करके देना है. राइट.
एक जो 20,000 वाला व्यक्ति जो एडिशन करेगा आपके बिजनेस में, वैल्यू देगा, और जो 50,000 लाख रुपए वाला वैल्यू एडिशन करेगा, वो डिफरेंट है। वो सामने बैठे हुए व्यक्ति को भी समझना है और एज एन एम्प्लॉयर हमें भी समझना है। तो हमें हायर ही उस ऐसे करें कि जब हम बैठे कि क्या उसके अंदर वो लीडरशिप माइंडसेट है, क्या वो विजन, मेरे विजन को वो समझ पा रहा है कि मैं कंपनी को क्या क्या दिशा में लेके जाना चाहता हूँ। अगर आपको 1% भी ऐसा लगता है कि वो इंडिकेशन, वो साइन मुझे नहीं वो दे रहा है, कोई वो संकेत नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स कि आपको उस व्यक्ति को हायर नहीं करना चाहिए। ट्रायल एंड एरर इस इंडस्ट्री में, जब मैं बात करूँ रियल एस्टेट सेक्टर में स्टार्टअप्स के लिए, ट्रायल एंड एरर मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए। आपको आपकी हायरिंग प्रोसेस, फिल्टर्स इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में सही व्यक्ति ही ऑन बोर्ड हो। ओके, अभी हम बात करते हैं, ये थोड़े पॉलिसी के बारे में बात कर ली थोड़ी बहुत, वर्क कल्चर के बारे में बात करते हैं। It is a very very important element for any organization as a retention motivator. Okay. कोई भी व्यक्ति कैसी जगह पे काम करना पसंद करेगा? ऐसी जगह जहाँ पे सुबह चाहे वो अपने घर से कितने ही टेंशन्स लेके आए, लेकिन जब अपनी टीम को मिले, अपने बॉस को मिले, तो उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाए। जब पूरा दिन 10 घंटे काम करके जब वो व्यक्ति अपने घर जाए, तो वो एक मुस्कुराहट के साथ अपने परिवार के लोगों को मिले। सो ये कैसे होगा? कल्चर, जहाँ कोई व्यक्ति 8, 9, 10 घंटे जिस एक वर्क प्रेमाइसिस पे स्पेंड कर रहा है, उसका एनवायरनमेंट को प्रोग्रेसिव, हैप्पी एनवायरनमेंट बनाना एक एम्प्लॉयर का दायित्व हो जाता है। जैसे बात करें, हम कल्चर की बात करें, तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उसके कल्चर, बोलते हैं ना कि एमएनसी का कल्चर बिल्कुल अलग होता है। क्यों अलग होता है? बिकॉज वहाँ पे एम्प्लॉयज़ आर बीन, उनको उस तरीके से देखा जाता है, सिर्फ एक काम करने वाली मशीन नहीं कि 9 बजे पंच इन किया, 6 बजे पंच आउट किया तो मुझे मैक्सिमम उस रिसोर्स से काम लेवा लेना है। वो माइंडसेट कभी भी मल्टीनेशनल कंपनी का नहीं होता है। यू कब गो अक्रॉस गूगल, आप देखिए, फेसबुक का आप जो वर्क कल्चर आप देखें, तो देयर इज़ नो ड्रेस कोड, कोई ड्रेस कोड नहीं है। आपके ऑफिस में ही मतलब देयर आर जिम एरिया, रिक्रिएशन एरिया होते हैं। आपको कुछ गेम, अगर बीच में 4-5 घंटा मीटिंग के बाद इफ़ यू आर फ्रस्ट्रेटेड, आपको लगता है कि मुझे कुछ थोड़ा चिल आउट करना है, तो देयर आर रिक्रिएशन जोन एज वेल। वहाँ पे आप बिंदास जा सकते हो, आप फिर आप पंच इन करके अपने काम पे यू कैन कम बैक ऑन योर वर्क डेस्क। लेकिन क्या एक इंडियन कंपनी, चाहे वो पेडी वाली कंपनी, चाहे वो 1000 करोड़ की कंपनी होगी, लेकिन वो कभी भी वो सोच अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेगी। क्योंकि हमारे यहाँ पे तो मतलब हम बात करें कि वर्क कल्चर बहुत ख़राब है। मतलब ऐसा बोलते हैं लोग कि अगर कोई बंदा मतलब खड़ा भी होता है तो दिक्कत आ जाती है लोगों को। क्योंकि हमें यह है ना कि भाई मैं 10 घंटे के लिए उस व्यक्ति को इतना पैसा पे कर रहा हूँ। इंडियन माइंडसेट क्या है? कैलकुलेटिव। हम सीधा उसको पैसे से जोड़ते हैं। कितनी 50,000 सैलरी जा रही है, इतना घंटा काम कर रहा है, तो पर आवर इतना तो उसको काम करना है। हम उस तरीके से देखते हैं। और जो MNCs होती है, जो who really respect people, who really respect the sentiments of people, जो सोचती है कि उनकी खुशी उतनी हैप्पीनेस है, वो ओवरऑल काम के आउटपुट पे आती है। हमें ऐसा लगता है कि हम उसको सीधा आवर से रिलेट करते हैं कि भैया 9 घंटा काम किया, इतना आउटपुट आ गया। लेकिन वो कंपनीज क्या सोचती है, चाहे उसने 6 घंटा भी काम किया, लेकिन आउटपुट तब आएगा जब मैंने उसको 1 घंटा कुछ फ्री रिक्रिएशन करने के लिए, खुद को थोड़ा समय देने के लिए मैंने उसको टाइम दिया। सो हैप्पीनेस इज़ की फैक्टर। अ पर्सन हु इज़ हैप्पी वुड मेक अदर पीपल अराउंड हिम और हर हैप्पी। ये एक बहुत ही सीधा साधा लॉजिक है। एक अगर खुश व्यक्ति होगा तो वो अपनी टीम को, पूरी टीम को खुश रख सकता है। एंड अ हैप्पी टीम ऑलवेज ब्रिंग्स वंडरफुल आउटपुट्स इन टर्म्स ऑफ वर्क प्रोडक्टिविटी। ये इंडियन बिजनेस ओनर को समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे तो मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि लोग अभी इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि घर की प्रॉब्लम, फिर ऑफिस में जाके प्रॉब्लम। एक बहुत चीज़ मेरे को गंदी लगती है, ऑफिस पॉलिटिक्स। वर्क कल्चर में अभी भी ये माइंडसेट यहाँ पे राइट, बहुत ही गंदी चीज़ है वो। सो आप वर्क पॉलिटिक्स की बात करें केयूर, तो कंपनी किस चीज़ से बनती है? कंपनी लोगों से बनती है। right. सो जो लोग उस कंपनी से जुड़े हुए हैं, अगर हम बात करें तो वही लोग पॉलिटिक्स तो करते हैं ना। कभी भी पॉलिटिक्स एक ओनर ड्रिवन नहीं होता है। वो या तो सीनियर पर्सन होते हैं, बहुत सालों से उस कंपनी में जुड़े होते हैं, वो कहीं ना कहीं उस पॉलिटिक्स को प्रमोट करते हैं, और फिर जो आने वाले लोग होते हैं वो भी उस तरीके से ढलते जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं ना कि कल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी कंपनी का कल्चर अच्छा हुआ
तो जो 10 नए लोग आ रहे हैं वो उस कल्चर में ढलने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हमारी कंपनी का कल्चर 19-20 हुआ तो वो जो व्यक्ति है वो जिस कंपनी से आ रहा है उसका कल्चर को अपनी कंपनी में कल्चर में थोपने का कोशिश करेगा। तो अगर हमारा कल्चर स्ट्रांग नहीं हुआ है, कल्चर मतलब हमारी टीम का कल्चर, तो जनरली वो इन्फ्लुएंस होता है। इसके लिए कहा जाता है कि स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन जब अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए फोकस करते हैं उतना ही समय अपने वर्क कल्चर के ऊपर भी करने का इनिशिएटिव लेना चाहिए। तो जो MNC कंपनीज है वो तो ऐसा और वर्क कल्चर बिठा सकती है, हमारे जैसा क्या करें? बहुत सारे तरीके हैं। सपोज एम्प्लॉय एंगेजमेंट की छोटी छोटी आप एक्टिविटीज़ कराओ। सैटरडे जब आपका वर्कलोड काम का ऑफिस में बहुत नहीं होता है तो गेम्स करा दो, क्विज करा दो, छोटे छोटे उसमें गिफ्ट गिव अवेज करा दो, सो दैट एम्प्लॉय इज एंगेज्ड। खुश रहना ज़रूरी नहीं है कि आपके एम्प्लॉयज़ को जिम में जाके ही खुशी मिलेगी, कैफेटेरिया में म्यूज़िक पे डांस करके ही खुशी मिलेगी। आप छोटी छोटी एक्टिविटीज़ कराओ ना जो आपके वर्क प्रीमाइसेस पे हो सकते हैं। क्विज करा लो, कुछ ऐसा रखो कि भाई टैलेंट शो जैसा करा लो कि भाई हर वीक आपको सैटरडे को आपको कुछ अपनी नई चीज़ को आपको सब टीम को बताना है। कुछ गेम्स करा लो, ऐसे सब 1 मिनट गेम, ये सब चीज़ों से भी टीम खुश रह सकती है। मैं तो मूवी दिखाता हूँ तो बस बहुत मजा आता है। अगर आपकी टीम को मूवी देखने से खुशी मिलती है तो वी शुड गो फॉर दैट, बिकॉज सी एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। हर व्यक्ति जैसे मूवी देख के खुशी मिलेगी उसको आप चाहे कुछ भी और दूसरा रिटेंशन मोटिवेटर दे दो, वो व्यक्ति नहीं मोटिवेट होगा। सो वही अब आपने ये समझ लिया है कि आपकी टीम को मूवी देखने में मज़ा आता है, सो यू आर गोइंग फॉर दैट। सो वो समझना ज़रूरी होता है। ओके, तो ये तो सब हमने बात कर ली एम्प्लॉय के बारे में, कंपनी के बारे में। अभी हम बात करते हैं कि आप मैम एक्चुअली आपका पोर्ट गुरु वो एक्चुअली क्या करता है? सो पॉडगुरु इज़ इनटू द मार्केट फॉर पास्ट 7.5 years नाउ, और हम लोग एंड टू एंड HR सॉल्यूशंस देते हैं केयूर। सो अगर अभी हमारा करंट फोकस एरिया इज़ रियल एस्टेट सेक्टर। सो रियल एस्टेट कंपनीज, कंस्ट्रक्शन कंपनीज में हम लोग एंड टू एंड HR सॉल्यूशंस में हायरिंग से लेके पूरा पीपल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग, ये 3 वर्टिकल्स में हम लोग काम करते हैं। सो रियल एस्टेट सेक्टर हमने देखा कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप बहुत हो रहा है, लेकिन अभी ये जैसे बोला कि इकोनॉमिक स्लो डाउन भी है, डील्स इतनी नहीं हो रही है, पर फिर भी पीपल आर देयर, दे वांट पीपल, राइट पीपल टू वर्क अपॉन। सो वो राइट फिल्टर्स के साथ हम उन ऑर्गेनाइजेशंस, उन रियल एस्टेट सेक्टर प्लेयर्स, डेवलपर्स को सही बंदे देते हैं। और the process of recruitment in Podguru is altogether different. We don't only churn the CVs from the pools, 10 CVs भेज दिया और उसमें से डेवलपर सिलेक्ट करेगा। हमारी जो हायरिंग प्रोसेस है, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है। हम एक पूरा डिटेल्ड में मेरा डिस्कशन डेवलपर के साथ होता है कि अभी करंट उसकी HR चैलेंजेस क्या है। इज़ हायरिंग अ चैलेंज? सही लोग नहीं मिल रहे हैं, सही लोग मिले हैं वो टिक नहीं रहे हैं, या फिर बिजनेस का ग्रोथ नहीं हो रहा। इन तीनों सेक्टर में पॉडगुरु उनको हेल्प करता है। सो रियल बिजनेस की नीड को समझ के हम लोग, मेरी जो टीम है वो CVs को सोर्स करती है, और हमारे पास जो टैलेंट पूल है ना वो सिर्फ पोर्टल्स में से नहीं है। स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग, 10 साल से जो बिजनेस नेटवर्किंग में भी हम जुड़े हुए हैं, उसके थ्रू हमारे पास पैन इंडिया से बहुत बड़ा टैलेंट का पूल है जो मेरे लिए रियल एस्टेट सेक्टर में काम कर सकते हैं। सो मेरे लिए कन्फाइंड एरिया गुजरात ही नहीं है कि मैं अहमदाबाद का अगर कोई डेवलपर को अगर कोई एक सेल्स में बंदा चाहिए या इंजीनियर, सिविल एंड कॉन्ट्रैक्टर में बंदा चाहिए, तो मेरे लिए लिमिटेशन नहीं है कि मैं उसको अहमदाबाद से ही बंदा दूंगी। क्योंकि कई ऐसे डेवलपर्स होते हैं जो मुझे बोलते हैं कि मैम पुणे से, महाराष्ट्र, मुंबई से आप कोई अच्छी ब्रांड से हमें ला के दीजिए। सेल्स के बंदे हो गए, बिजनेस डेवलपमेंट हो गए, प्रोक्योरमेंट के हो गए। तो हम बाहर से भी टैलेंट पूल को एक्वायर करते हैं थ्रू आवर स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस, through our strong social media presence and through our strong business networking. Okay, so ma'am, you feel real estate market are very unorganized? कि अगर आपको अभी लगा हो कि मैं तो बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ रियल एस्टेट में, तो आपको ऐसा लगा? If you talk about as a work culture and absolutely, as you rightly said, it is highly unorganized, but yes, the most fruitful, सबसे ज़्यादा पैसा आप देखो तो किस में, रियल एस्टेट में ही है, कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट में ही है, बट स्टिल हाईली मोस्ट अनऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड होने की इनको ज़रूरत पड़ी ही नहीं है।
लेकिन आज अब उस हम कगार पे आके खड़े हुए हैं कि आज हम हमारी जो रियल एस्टेट प्लेयर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, वो भी अब धीरे धीरे ऑर्गेनाइज होना शुरू हुए हैं। क्यों? क्योंकि अब उनको पता है कि अगर मुझे अच्छे टैलेंटेड पूल ऑफ पीपल चाहिए तो वो ऐसी कंपनी को ज्वाइन करेंगे जो ऑर्गेनाइज्ड है, जहाँ पे सिस्टम्स हैं, जहाँ पे प्रोसेसेस हैं, जहाँ पे अलाइनमेंट है। तो आजकल अब रियल एस्टेट सेक्टर, मेजर प्लेयर्स ऑफ अहमदाबाद ऑल्सो हैव स्टार्टेड टू हैव डिफाइंड पॉलिसीज़ होती हैं उनके पास। दे हायर कंसल्टेंट्स लाइक अस कि सब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे बने, चीज़ें सिस्टम्स में कैसे चले, पीपल और प्रोसेसेस के बीच में अलाइनमेंट कैसे हो। तो दे हैव स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग ऑल दिस थिंग्स। पहले कैसा था? पहले CRM भी नहीं होता था रियल एस्टेट सेक्टर में, बिकॉज ऑफ सम कॉन्फिडेंशियलिटी, और वो कोई CRM भी नहीं यूज़ करते थे, पूरा मैन्युअली सब चीज़ें होती थी, ऑल डील्स। लेकिन आप देखिए आज इट हैज़ बिकम द नेसेसिटी ऑफ द बिजनेस, आपको CRM लेना ही, काम करना ही है सॉफ्टवेयर। सो दैट्स हाउ रियल एस्टेट सेक्टर इज ऑल्सो मूविंग टूवर्ड्स गेटिंग मोर एंड मोर ऑर्गेनाइज। जो लैंड डेवलपमेंट में थे, जो लोग बिल्डर्स थे, अभी वो लोग भी सबको ब्रांड बनना है, दे वांट टू बिल्ड ब्रांड। सो ब्रांड कब बनेगा? जब दे हैव सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। आज के मैं देखूँ कि और सेकेंड जनरेशन भी आ गई है। जो पहले फादर लैंड में डील करता था, आज उसका बेटा बाहर पढ़ के आके वो फादर को बिजनेस में ज्वाइन कर रहा है, लेकिन वो बेटा लैंड में नहीं काम करेगा। जो उसके फादर ने जो पूरा एक बिजनेस कॉन्ग्लोमेरेट बनाया है वो नहीं कर पाएगा। सो उसके लिए फादर चाहता है कि अब एक कंपनी, ऑर्गेनाइज्ड कंपनी बने, ब्रांड बने, जिसमें वो बेटा जुड़े और बिजनेस प्रोसेसेस को आगे बढ़ाए। सो सेकेंड जनरेशन जो अब रियल एस्टेट सेक्टर में आ गई है, सो दे हैव ऑल्सो, बिकॉज दे हैव सीन दैट कल्चर कि भाई ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करने में अच्छा लगता है, लोग अच्छे जुड़ते हैं। सो दे हैव स्टार्टेड टू ब्रिंग दिस काइंड ऑफ गुड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस इनटू दैट फैमिली ड्रिवन बिजनेस ऑफ रियल एस्टेट। और चैलेंजेस क्या आता है एम्प्लॉय को एज अ रियल एस्टेट में वर्क करने में? मेजर चैलेंजेस वही है कि एक तो प्रेशर ड्रिवन कंपनी होती है। देखो, जितना प्रेशर एक रियल एस्टेट सेक्टर में होता है उतना प्रेशर कोई और कंपनी में नहीं होता है, बिकॉज इट इज़ परफॉर्मेंस ड्रिवन कंपनी। कंपटीशन भी इतना सारा है, तो और वो जो प्रेशर ऊपर से होता है वो प्रेशर डाउन द लाइन डाउनलोड होता है नीचे तक। सो जो ये सबसे बड़ा चैलेंज एक यही होता है कि क्यों लोग टिकते नहीं है या छोड़ के चले जाते हैं, वो लोग प्रेशर झेल नहीं पाते हैं। जॉब तो ले लिया क्योंकि सबसे ज़्यादा ल्यूक्रेटिव है। अगर कोई दूसरी कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या कोई दूसरा सेक्टर उसको 25,000 देगा, तो रियल एस्टेट का अगर बंदा है उसको आराम से 35-40 हज़ार की सैलरी ऑफर कर सकता है। बट प्रोवाइडेड दैट पर्सन इज रेडी टू टेक द प्रेशर दैट द डेवलपर माइट हैव टेकन 10 years बैक। वो प्रेशर वो व्यक्ति को लेने की तैयारी होनी चाहिए, जो हमारी जनरेशन नहीं होती है। और एक चीज़ वो भी है ना कि जो ऑरा है बिल्डर का, वो बहुत ही डिफरेंट है अदर कंपनी के जो ऑनर होते हैं वो। जैसे मैंने बोला ना, लाइक कि बिल्डर आर गैंगस्टर ऐसा बोला जाता है कि अगर कोई बोल रहा है कि भाई बिल्डर है, ओ भाई अलग चीज़ है वो तो ये परसेप्शन था। लेकिन आज के, बिकॉज आई तो डाउन द लाइन वर्क फॉर मेनी रियल एस्टेट, लीडिंग रियल एस्टेट डेवलपर्स ऑफ अहमदाबाद, आई वुड से। सो वो अब जो परसेप्शन, वो जो इमेज थी ना बिल्डर्स की, डेवलपर्स की, वो चेंज हो रही है। दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड टू बिकम मोर पॉलिश्ड, मोर प्रोफेशनल इन टर्म्स ऑफ एंटायर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। वो और उसके लिए उनकी जो पॉजिटिविटी है ना, वो भी अब मैं देख रही हूँ कि जिसके लिए पहले एडमेंट थे, CRM क्यों चाहिए मैडम, CRM ऐसे ही चल रहा है ना, HR पॉलिसी क्या चाहिए, लोग जुड़ रहे हैं, नहीं काम कर रहे हैं, मैडम निकाल दो उसको। अब उससे बाहर आ रहे हैं लोग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम ऐड ऑन कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना रहे हैं, हायरार्की लेवल डिफाइन कर रहे हैं। आप नहीं मानोगे, 10 साल पहले का अगर मैं रियल एस्टेट सेक्टर बताऊं, कोई भी आउटबाउंड ट्रेनिंग्स या एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ या लोगों को लेके बाहर जाना वो बहुत रेयरली होता था। लेकिन आज आप देखो, हर डेवलपर चाहता है कि परफॉर्मेंस जो टीम उनकी करती है उनको बाहर लेके जाते हैं, उनको रिकग्निशन मिलता है। तो ये सब चीज़ें इट्स शोइंग कि दे हैव स्टार्टेड लाइक रिकग्नाइजिंग देयर टीम। वो अपने पीपल, जो उनका एक रिसोर्स है सबसे बड़ा, उसको अब वो लोग रिकग्निशन देने लगे हैं। सिर्फ पैसा नहीं कि पैसा दे के आप लोगों को रिटेन नहीं कर सकते हो, लेकिन चाहे आप कितने ही धुरंधर बिल्डर भी, डेवलपर भी हो गए, लेकिन आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक अच्छा वर्क कल्चर अपने एम्प्लॉयज़ को देना ही पड़ेगा। जो बाजू वाला डेवलपर या बाजू वाला कंपनी मिल रहा है, तो ही वो व्यक्ति आपके यहाँ पे लंबे समय पे टिकेगा और आपके विजन के साथ आगे कंपनी में बढ़ता रहेगा। ये आज के रियल एस्टेट प्लेयर्स ने
जो धुरंधर बिल्डर ग्रुप या मुझे लगता है कि वो समझ आ गई है उन लोगों में। उसके पीछे रीज़न क्या है? मैं ऐसा मानता हूँ कि आई थिंक कोविड के बाद दे आर वेरी चेंज, बिकॉज कि जो सोशल मीडिया है वो बहुत पावरफुल हो गया, और सोशल मीडिया के थ्रू जो रील्स स्क्रॉल करता है तब वो दूसरी कंपनी दिखाने लगे कि हमारा कल्चर ऐसा है, एज अ बिल्डर हम ऐसे है। उसके बाद मेरे को अभी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। सो वो इन्फ्लुएंस होता है, एंड आई वुड ऑलवेज से कि अगर पॉजिटिव चीज़ें इन्फ्लुएंस हो तो वो बहुत ही अच्छा है। बून टू दिस सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से एक तो विजिबिलिटी भी है, तो अब एवरीबडी वांट्स कि मेरी विजिबिलिटी मार्केट में बने। सो मैंने जैसे बोला कि पहले पैसा कमाना होता था किसी का पर्पस, लेकिन अब पैसा के साथ नाम बनाना, ब्रांड बनाना भी कोविड के बाद लोगों ने सीख लिया है कि भाई आपको अपनी ब्रांड भी बनानी है। सो वो सब चीज़ के लिए ज़रूरी है कि आप अच्छी हेल्दी प्रैक्टिसेस को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट करो और अपनी एक अच्छी ब्रांड, पॉजिटिव एंड प्रोग्रेसिव ब्रांड आप बनाओ। सो अभी आप नेक्स्ट का आपका मूव क्या है कि भी अभी आप क्या करने वाले हो? सो केयूर पॉडगुरु वांट्स टू पेनिट्रेट मोर डीपर सेक्टर इनटू रियल एस्टेट ओनली, और हम प्रोसेसेस के अंदर इन्वॉल्व होके हम और लाइक उसकी सभी सिस्टम्स को अच्छे से स्ट्रेंथन करके इन टर्म्स ऑफ जो मेजर चैलेंज अभी रियल एस्टेट सेक्टर की मैं वही बोलूँ कि इट्स एट्रिशन। बंदे छोड़ के चले जाते हैं, सैलरी देने के बाद भी नहीं टिकते हैं। सो उस एट्रिशन को पॉडगुरु कैसे मिनिमाइज कर सके थ्रू राइट hiring filters, by constant trainings, mentoring and coaching to the key members of the organization। रियल एस्टेट कंपनीज में जो की मेंबर होते हैं उनकी रेगुलर ट्रेनिंग, कोचिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को हम इम्प्लीमेंट कराएं। ये सब मेरा नेक्स्ट डीपर पेनिट्रेशन इनटू द रियल एस्टेट सेक्टर इज़ माई 2025-26 गोल। तो मैम हमने सब बातें कर ली, एक लास्ट क्वेश्चन मुझे आपको पूछना है कि अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरा जो एक दोस्त था वो एक जगह पे जॉब कर रहा था, तो वो डायरेक्टली, छोटी कंपनी थी लेकिन वो जो बॉस है उनका माइंडसेट कुछ अलग चल रहा था, तो वो डायरेक्टली बॉस वो मेरे दोस्त को जाके थोड़ा बोल दिया और वो बाद में उसको फायर कर दिया। तो वो जो गैप है, मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि एज अ बॉस को एम्प्लॉय के साथ बैठ के वर्क करना चाहिए, या एज अ कोई जो बॉस है तो उसका बीच का कोई पर्सन हो तो उसको ही बात करना चाहिए। मतलब ये जो कम्युनिकेशन हायरार्की बोलते हैं हम, तो वो कैसी होनी चाहिए? सो कोई भी मैसेज डाउन टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप जब भी ट्रैवल करता है, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, मेजरली आई वुड टॉक अबाउट रियल एस्टेट सेक्टर ओनली, सो देयर हैज़ टू बी अ हियरार्की सिस्टम, जिसे हम कम्युनिकेशन हियरार्की बोलते हैं, कि ऊपर से कोई मैसेज मुझे डाउन द लाइन टीम तक पहुंचाना है, या नीचे से कोई डिस्टर्बेंस है छोटा सा एग्जीक्यूटिव लेवल पे, फील्ड लेवल पे, या कंस्ट्रक्शन साइट पे कुछ अगर छोटा सा डिस्टर्बेंस आया तो वो सीधा ही कि ओनर के पास ना चला जाए। जनरली अभी आज के ट्रेंड में क्या है, क्योंकि बिल्डर साथ ही बैठता है टीम के, तो वो कोई भी प्रॉब्लम भी होता है तो वो सीधा ही बिल्डर के पास चला जाता है। सो देयर इज द थिंग्स बिकम्स मोर सेंसिटिव एंड मोर वल्नरेबल। सो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए द बेस्ट थिंग इज यू हैव टू हैव अ राइट कम्युनिकेशन हियरार्की। आपके अगर लेवल्स डिफाइंड होंगे L1, L2, L3, L4 और ऊपर डेवलपर खुद होता है। सो कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी छोटा सा भी इश्यू अगर है तो वो L1 से L2 पे जाए, L2 से L3 पे जाए, HR पे आए, और HR के थ्रू बिल्डर अपने डेवलपर के पास है, तो उसका जो सोल्यूशन जो होता है वो सही निकलेगा। कई बार होता है ना, जैसे ये बहुत ही मेजरली ये चीज़ देखी गई, छुट्टी भी चाहिए होती है तो सीधा आपके पास मेजर सिस्टम होता है कि भाई आपको मेल करना है 4 दिन पहले, पर क्या होता है, मैं सर ने कही दी दूँ ना मैंने मैसेज सवारे कर ही दी दो। बट ये चीज़ गलत है। अगर देयर राइट कम्युनिकेशन सिस्टम, तो उस बंदे को 48 घंटे पहले मेल भेजना है, HR वो मेल को CC मार्क करके ओनर को भेजेगा, डेवलपर को, सो दैट एवरीबडी इज इन लूप ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो फ्लो होता है वो बिल्कुल सही होता है। और अगर आपने सीधा ही सब ऑल द लेवल्स को आपने मिसलीड करके सीधा ही आप पहुँच गए, तो उसके प्रॉस एंड कॉन्स दोनों ही चीज़ें हैं। कभी अगर जैसे बोला आपने कि भाई अगर ओनर गुस्सा में है, कुछ मूड उसका सही नहीं है, और आप गलत इश्यू को लेके चले गए सीधा, तो यू विल बी फायर्ड। ये चीज़ें होती हैं। तो दैट इज़ द रीज़न, कोई भी इश्यू को आप राइट मैकेनिज्म, राइट लेयर के थ्रू आप पहुंचाइए। दैट इज़ द रीज़न HR ह्यूमन रिसोर्स जो हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन में होती है एक पोजीशन, वो यही है
HR इज अ ब्रिज बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज. कोई भी इश्यू डाउन द लाइन, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, इज बीन फिल्टर्ड बाय HR. सो उस चीज़ का जो आउटकम आना चाहिए वो हमेशा कंपनी के फेवर में और एम्प्लॉय के फेवर में आएगा व्हेन देयर इज अ राइट HR पर्सन इन बिटवीन. ये शायद ऑडियंस को लगे कि ये बात क्यों छीड़ रही है, लेकिन मेट्रो सिटी में शायद ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन जो Tier 3 सिटी Tier में, this 3 is सिटी में very बहुत very ज़्यादा. common because owner is always approachable by every team member. राइट. So आई थिंक उन लोगों की ज़्यादातर इनसिक्योरिटी होती होगी कि मेरा जो भी खर्चा हो रहा है तो ये बंदा सही से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, तो कि डायरेक्टली उसी माइंडसेट से तो बाहर आना है. अभी देखो एंटरप्रेन्योर अगर बने हो तो फिर ये सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, वरना तो अब नौकरी ही अपन कर ले कहीं से कि मेरे नीचे 4 लोग हैं, वो कैसा काम कर रहे हैं मैं देखता रहूं. लेकिन आप एंटरप्रेन्योर बने हो तो फिर आपको ये चीज़ों को समझना पड़ेगा कि आपको अपने अंदर लीडर डेवलप करने हैं. आपको ये नहीं सोचना है कि जो मुझे आता है मैं किसी को ना सिखाऊं, है ना. आपको अपने नीचे अपने जैसे लीडर्स को क्रिएट करना पड़ेगा अगर आपको अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है. अदरवाइज क्या होगा, वही जो इंडस्ट्री में 5% 6% 10% ग्रोथ हो रहा है, उसी ग्रोथ में आपकी कंपनी आगे बढ़ेगी. लेकिन अगर आपको नेक्स्ट लेवल का ग्रोथ चाहिए जो इंडियन इकोनॉमी सपोर्टिंग, वो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आप तो बिजनेस की निटिग्रिटी में ही फंसे हुए हैं ना यार. आप तो नॉर्मल बेसिक चैलेंजेस, उसने छुट्टी ली, इसने काम नहीं किया, वो अच्छा बंदा छोड़ के चला गया, ये प्रॉब्लम है, आप उसी में फंसे रहोगे. तो आप बिजनेस का ग्रोथ के लिए कब सोचोगे? राइट. देयर वेयर द राइट HR पर्सन, राइट HR कंसल्टेंट और द पॉलिसीज ब्रिंग अ डिफरेंस. तो कांटेक्ट करिए पोर्ट गुरु से. Sure, thank you so much. कैसा लगा पॉडकास्ट? It was awesome. The real burning issues of a new startup organization को जो आज हमने छेड़ा, and I'm sure the interaction that we made, Keyur, would certainly everybody would have some take away कि वो किस लेवल पर अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट कर सके. और जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे हमने पहले भी जो डिस्कशन किया कि भाई स्टूडेंट्स, बेरोजगारी भी है, जो जैसी जॉब चाहिए वो नहीं मिल रही है, तो मे बी देयर कैन बी सम गुड टेक अवेज फॉर fresher students as well. Thank you, ma'am. So that they all can achieve their dream career in their life. Thank you so much. It was my pleasure to be here, Keyur. Thank you so much.